मनुष्य कोरे कागज की तरह पैदा होता है। यानी जब उसकी पैदाइश होती है तो वो क्या बनेगा और क्या उसे बनना है, कुछ नहीं लिखा होता है। उसमें गीता लिखें या गाली, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अर्चना शुक्ला पुनः एक बार हिंदी सीखने की इस श्रृंखला में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अभी तक हमने वर्णमाला देखा, अ से लेकर अह तक की मात्रा को बहुत बारीकी से हमने सीखा। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें वर्णमाला आती है, उन्हें मात्राओं का ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो पढ़ और लिख नहीं पाते हैं। तो यकीन मानिए कि जितने भी वीडियोस मैंने उपलब्ध कराया है शून्य से शिखर तक के इस यात्रा में, अगर आपने उसको बहुत बारीकी से देख लिया, समझ लिया और थोड़ा अभ्यास कर लिया, तो जो ये बार बार मन में प्रश्न उठता है कि अक्षर पता है, मात्राएं कैसे लगती ये पता है, लेकिन हम लिख और पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो जो आपकी एक समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। उसी श्रृंखला में हम संयुक्त वर्ण की चर्चा करेंगे। संयुक्त वर्ण जिसको आपने देखा होगा हिंदी में क्ष, त्र, ज्ञ, श्र के रूप में हमें हिंदी में ये 4 अक्षर देखने को मिलते हैं। हम अंग्रेजी में इन क्ष, त्र, ज्ञ को लिखते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो ये क्ष है, त्र है, ज्ञ है, श्र है, किन वर्णों के मेल से बने हैं। तो वहीं से हम गलतियां शुरू कर देते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हिंदी के जो भी संयुक्त वर्ण हैं उनको देखेंगे। फिर संस्कृत में जो संयुक्त वर्ण है जो पुरानी पुस्तकों में हिंदी में हमें देखने को मिलता है, जैसे द में व लगा है, य ध लगा है, य न लगा है, य ह में र लगा है, बहुत सारे ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं जो 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं। तो उसको समझने के लिए इस संयुक्त वर्ण को जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें हिंदी सीखना है, बहुत शुद्ध तरीके से सीखना है, छोटी छोटी चीजों को जानना है, तो संयुक्त वर्ण भी हमें जानना जरूरी है। हिंदी को और आसान करने के लिए, मैंने आपसे कहा ये वैज्ञानिक भाषा है, इसको और आसान करने के लिए अब जो ये संयुक्त वर्ण होते हैं इनको अलग अलग करके लिखा जाने लगा है, लेकिन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र उसी रूप में लिखे जाते हैं। तो ये संयुक्त वर्ण क्या है, तो मैंने यहाँ एक परिभाषा लिखी है। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मध्य में, यानी 2 या 2 के अधिक व्यंजनों में क्या नहीं होता है, तो स्वर नहीं होता है। मैंने आपसे क्या कहा, अक्षर और वर्ण में भी फर्क है। अक्षर स्वर सहित होते हैं लेकिन वर्ण स्वर रहित होते हैं। तो यहाँ स्वर नहीं होता है 2 अक्षरों के मध्य, 2 मध्य में क्या नहीं होता, स्वर नहीं होता है। तो आरंभ का वर्ण अंतिम वर्ण के साथ जाकर मिल जाता है, इसी को हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए क्ष है, तो ये ज्ञान भी हमें जानना जरूरी है। क्ष जो है किन 2 वर्णों के मेल से बना है, तो क और श। देखिए ये क्या है, अब ये पहला वर्ण अंतिम वर्ण के साथ मिल रहा है, यानी क श के साथ मिल रहा है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये क्या बन गया, हमारा श बन गया। त्र देखिए, त किन 2 वर्णों के मेल से बना है, त और र 2 वर्णों के मेल से बना है। यहां मैंने हल चिन्ह लगाया है, तो यानी यहाँ क आधा है लेकिन श पूरा है। लेकिन पहला वर्ण दूसरे वर्ण के साथ मिल रहा है, यानी क श के साथ मिल रहा है, श के साथ नहीं, श के साथ मिल रहा है, अ के साथ नहीं। तो ये क्या बन गया, क्ष। त्र देखिए, त प्लस र बराबर त्र, यानी त और र। यही फर्क है जब आप अंग्रेजी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, तो आपको नहीं पता होता है कि क्ष में कौन से 2 वर्णों का मेल है। ये पता चल जाए तो बहुत आराम से आप अंग्रेजी में भी क्षमा है, कोई भी शब्द है, बहुत आराम से लिख लेंगे। अब यहाँ ज्ञ देखिए, ज्ञ में किसका मेल है, ज और ज्ञ का मेल है, इसीलिए संस्कृत में इसे ज्ञ न बोलकर ज्ञ बोलते हैं। अब श्र देखिए, श्र किसका मेल है, श और र का मेल है, यानी इसमें पदेन र लगकर श्र का निर्माण हुआ है। तो आपको ये पता चल गया कि संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, स्वर विहीन 2 वर्णों का मेल ही। अच्छा, संयुक्त क्या है, संयुक्त का मतलब होता है, जैसे आपने सुना है ना, संयुक्त परिवार, यानी जब कई लोग मिलके रहते हैं तो वही संयुक्त वर्ण है। जब 2 वर्ण हो या उससे कई अधिक वर्ण हो, लेकिन वो क्या हो कि उनके मध्य में स्वर ना हो, तो उसी को हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। यहाँ आपने हिंदी में देखा, ये चारों संयुक्त वर्ण को मैंने आपको बताया कि किन किन के मेल से ये बना
हुआ है। अब चलिए हम देखते हैं हिंदी और संस्कृत में जो संयुक्त वर्ण के मेल से शब्द बने हैं वो हिंदी में अब किस प्रकार से लिखे जाते हैं और संस्कृत में उनका वही पहले का ही प्रचलित रूप हमें आज भी दिखाई देता है। इसको जानना क्यों जरूरी है? जब आप पुरानी पुस्तकें उठाते हैं तो उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे मिलते हैं लेकिन हम समझ ही नहीं पाते हैं कि इसमें द पूरा है या वो पूरा है, इसकी ध्वनि कैसे निकलेगी और इसको हम लिखेंगे कैसे। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ संयुक्त वर्ण लिखे हुए हैं, इनके द्वारा चलिए हम शब्दों का निर्माण करते हैं, इनको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ संस्कृत और हिंदी क्यों लिखा? क्योंकि संस्कृत में आज भी उसी रूप में हमें देखने को मिलता है लेकिन हिंदी में इसको और आसान करने के लिए अलग हल चिन्ह के रूप में लिख दिया गया है। जैसे एक शब्द हम लेते हैं और यहां हम लिखते हैं द्वार। हमने क्या लिखा? द्वार। अब यहां देखिए, अब ऐसे लिखा होता है, इसको बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो यहां ध्यान क्या रखना है कि यहां द में वो लगा है। क्या लगा है? द में वो लगा है और ये लिखा है द्वार। और एक चीज और ध्यान रखिए जो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, क्योंकि संयुक्त वर्ण का एक वीडियो मेरा ऑलरेडी चैनल में उपलब्ध है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि यहाँ पर बहुत लोग क्या गलती करते हैं, जैसे कि द में व लगा है तो लोग क्या करते हैं कि द को पूर्ण समझ लेते हैं लेकिन यहाँ अ को आधा समझ लेते हैं, लेकिन ये नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पर द आधा है लेकिन यहाँ वो पूरा है, इसीलिए जब हम बोलते हैं द्व, तो आप देखिए व में आ की मात्रा निकल रही है, दा में नहीं निकल रही है। व में आ की मात्रा हमें सुनाई पड़ रहा है और हमने पढ़ा द्वार। क्या पढ़ा? द्वार। तो आपको ये समझना है कि सहारा देने वाला बड़ा होता है, व ने दा को सहारा दिया हुआ है इसलिए यहां पर व पूर्ण है लेकिन द हमारा आधा है। अब अगर इसी को हमें हिंदी में लिखना हो तो आपको ये तो मालूम चल गया कि द यहाँ पर आधा है और गोल अक्षर के साथ हम क्या करते हैं? हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ द हो गया और यहाँ पूरा क्या है? वो पूरा है, तो हम लिखते हैं द्वा और यहाँ क्या लिखते हैं? र, और हमने लिखा द्वार। समझ में आया आपको कि यहाँ पर आधा क्या है? द है। हिंदी में इस प्रकार से द्वार लिखा जाने लगा। अब यहाँ अगर आपको लिखना है युद्ध, आपको क्या लिखना है? युद्ध। अब अगर आपको इसको हिंदी में लिखना है, अब आप समझ गए हैं कि सहारा देने वाला बड़ा है यानी ध यहाँ पूरा होगा, तो आपको यहाँ क्या करना है? यू, फिर यहाँ क्या करना है? द, और फिर यहाँ क्या करना है? ध, और आपने लिख दिया युद्ध। क्या लिख दिया? युद्ध। यानी धा की आवाज हमें लास्ट में सुनाई पड़ती है, तो आराम से हम समझ लेंगे कि इसको अगर हमें हिंदी में लिखना है तो इस प्रकार से ही हम हिंदी में लिखेंगे। अब एक शब्द आप लीजिए विद्यालय। विद्यालय पहले हम कैसे लिखते थे? विद्यालय को पहले हम इस प्रकार से लिखते थे लेकिन हम समझ नहीं पाते थे। हम लिखते 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 समझ जाते थे कि इस प्रकार से हमको लिखना है, तो यहाँ कंफ्यूजन क्या हुआ? लोग इस द्या को यानी द और या को ये किस प्रकार से लिखा जाता है? यानी इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी द में य लगा होता है लेकिन लोग इसको धा, विद्यालय पढ़ना, विद्यालय लिखना। हिंदी में इसको अलग कर दिया गया कि हिंदी में हमेशा कुछ ना कुछ सुधार किया जाता रहा क्योंकि ये वैज्ञानिक भाषा है। इसने वैज्ञानिक भाषा के रूप में पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है, तो यहाँ जब संशय शुरू हुआ तो इसको भी सुधार दिया गया, इसको अलग कर दिया गया और लिखा कैसे गया? वि, द, या, ल और य। तो आप सबको ये समझ में आ गया कि ये जो ये लिखा जाता है ये द में य है। मैंने क्या कहा? ये द में य लगा हुआ है, फिर सहारा देने वाला बड़ा है तो यहाँ य बड़ा है, तो हमने लिख दिया वि, द, या, ल, य, विद्यालय। तो ये गलती जो बार बार लोग विद्यालय विद्यालय करते हैं, ध लगा देते हैं, तो ये द्य है, द्य यानी द में य निकलता है, तो यहां पर हो गया विद्यालय। अब विद्यालय से मिलता जुलता एक शब्द है विद्या। क्या है? विद्या। अब यहां देखिए, यहां भी द में य है, यहां पर देखिए द में य लगा है और इसको अगर हमें अलग ढंग से लिखना है तो हम इस प्रकार से विद्या लिखते हैं।
तो आपको समझ में आ गया कि जो इस प्रकार से लिखा होता है, मान लीजिए पुरानी पुस्तकों में हमको इस प्रकार से नहीं दिखाई पड़ता, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये द्या तो है लेकिन द में लगा क्या है, और द और य मिलकर बना है, तो इसमें कौन आधा है और कौन पूर्ण है। अब एक शब्द हम लेते हैं ब्रह्मा। क्या हम लेते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा, हमने एक शब्द लिया ब्रह्मा। अब लोग ये नहीं समझ पाते कि इसमें न लगा है या म लगा है, इसमें लगा क्या है। तो आप ये सोच लीजिए दोनों में अंतर क्या है। अगर हा में न लगा होता तो इस प्रकार से लगा होता, लेकिन ये इस प्रकार से है, यानी यहां से आप अगर ध्यान दीजिए तो ये मां का संकेत कर रहा है, न का नहीं। और अगर इसको हम अलग तरीके से यानी हिंदी के रूप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे ब्र और ह में हल चिन्ह, ह आधा है और म पूरा है। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे? ब्रह्मा। लोग इसको ब्रह्मा पढ़ते हैं लेकिन पढ़ेंगे कैसे? ब्रह्मा। पहले ह निकलेगा फिर म निकलेगा, ब्रह्मा। लीजिए आपको एक शब्द आह्लाद लिखना पड़ा, तो हम क्या करते हैं? ह ल द। अब हमने लिखा आह्लाद। आप ध्यान दीजिए, देखिए ह में क्या दिख रहा है हमको? ल दिख रहा है। तो सारा जो अक्षर होगा ना वो अपने आप में समझ में आएगा कि लगा क्या है। ध्यान देना, इस प्रकार होगा तो म, और अगर इस प्रकार होगा तो न, अगर इस प्रकार होगा तो र, अगर इस प्रकार होगा तो री, और अगर इस प्रकार होगा तो ल। इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लगा क्या है। चाहे वो द हो, त हो, कुछ भी हो, उसमें जो अक्षर लगेगा वो अपने आप से आपको दिखाई पड़ेगा। बस एक आध वर्ण ऐसे हैं जहां समझ में नहीं आता, जैसे विद्यालय, अगर ध्यान नहीं देते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसमें अगर हम आह्लाद देखेंगे तो इसको हम हिंदी में किस प्रकार से लिखेंगे? आ और ह फिर ल और द। हमने क्या लिखा? आह्लाद। समझ में आ रहा है ना आपको? अब एक शब्द लिखिए आप, चिन्ह। हमने क्या लिखा? ची, और यहां क्या लिखा? इसमें आप पढ़िए क्या लिखा है? चिह्न। क्या लिखा है? चिह्न। लोग इसको चिन्ह चिन्ह लिखते हैं, यानी ना को बीच में कर देते हैं। लोग अब इसको सही मानने लगे हैं, लेकिन ये चिह्न होता है। यहां अगर हम इसको लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, तो चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है। अब एक शब्द पकड़िए आप, वेल। तो यहां पर देखिए हाँ में आपको क्या नजर आ रहा है? वो नजर आ रहा है। और आपने वेल मछली सुना होगा। तो अब यहां पर आप समझ गए हैं अब तक कि हो हमारा अपूर्ण है लेकिन वो पूर्ण है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो हिंदी में इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, वेल। क्या लिखेंगे? वेल। अब ये शब्द आपको समझ में आ गया होगा। शब्द और आप देखिए, जैसे आप द्वित व्यंजन चढ़े हुए एक दूसरे पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर द है, फिर यहाँ पर द है, और यहाँ श है, और यहाँ य है। इसको हम क्या पढ़ते हैं? उद्देश्य। क्या पढ़ते हैं? उद्देश्य। और अगर इसको अब हिंदी में जो लिखा जाता है तो उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से। और ध्यान क्या आपको रखना है कि ये जो द है ना, जो सहारा लिया है, ये आधा है, तो उ द दे और श। तो क्या बन गया? उद्देश्य बन गया। ये जो संयुक्त वर्ण है क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, उसको आपने देखा किन दो वर्णों के मेल से बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहला वर्ण, यानी अगर क्ष बनना है तो क श में, यानी पहला वर्ण दूसरे वर्ण में जाकर मिल जाता है और संयुक्त वर्ण का निर्माण करता है। इसको जानना इसलिए जरूरी है, जब बड़ी कक्षाओं में आप जाते हैं और आपको वर्ण विक्षेप करना होता है तो आपको एक एक वर्ण का ज्ञान होना चाहिए, और कौन सा आधा है और कौन सा पूर्ण है, यानी कौन सा अमात्रा लेकर है और किसमें नहीं लगा हुआ, कौन वर्ण है कौन अक्षर है। जब इसमें आप अंतर कर लेंगे तभी आप वर्ण विक्षेप को भी करना सीख जाएंगे। जैसे एक शब्द है प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष का वर्ण विक्षेद आप करिए कि 9 वर्णों के मेल से प्रत्यक्ष बना हुआ है।
तो आशा करती हूँ कि आपको आज संयुक्त वर्ण भी समझ में आ गया होगा। उससे बनने वाले शब्द भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको संयुक्ताक्षर को और अच्छे से समझना है, संयुक्त वर्ण को और अच्छे से समझना है, तो चैनल में ये वीडियो पहले से उपलब्ध है, वहां जाइए और जरूर इसको समझने का प्रयास करिए। छोटी छोटी चीजें जब हम समझ जाते हैं तो हिंदी को लिखना हो, पढ़ना हो, बहुत आसानी से हम कर लेते हैं। अगला वीडियो आधे अक्षर के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।